नमस्कार दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर ये डेफ कैसे फिल किया जाए। हैं, भास्कर सर, महेश भास्कर सर मेरे मित्र, वो भी कहते सर कुछ तैयार कर दो। कॉमन क्वेरीज हैं, कहीं भी कुछ भी, मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स के पर्सनल कॉल्स आते हैं, सबकी कॉमन क्वेरीज है। तो इंडियन एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर हम लोग कोशिश करते हैं या कि आप लोगों के लिए किस तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाए। तो जो कॉमन क्वेरीज थी उसको मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। देखिए, आप आरएस प्री पास कर चुके, मेंस पास कर चुके, क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। इंटरव्यू कॉल के लिए आपको भरना है डेफ। डेफ का मतलब है दोस्तों डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। समस्या यहाँ आ रही है, इसको फिल करना है तो कैसे करना है जो समस्या है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बात, समय भी ज्यादा नहीं दिया, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज 13 जनवरी के दिन आरपीएससी के साइट पे जब अपन वो क्वालिफिकेशन वाला कॉलम फिल करते हैं तो वहां टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खैर, इन्हीं सब चीजों के बीच कहते हैं ना, अभाव के प्रभाव में ही हमें आगे बढ़ना है। पहला सवाल ये आ रहा है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक, उनकी डिटेल क्या है। और दूसरा सवाल है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है जो अपलोड करने हैं। ये बेसिक सवाल है जिसपे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों आरपीएससी ने खुद आपकी सहूलियत के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चेकलिस्ट दी हुई है, उसी को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। आपको ये एक चेकलिस्ट दी है आरपीएससी ने कि भाई इस चेकलिस्ट को एक बार देख लो। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक, यानी मैं इधर सिंपल लिख देता हूं, 10th क्लास की मार्कशीट लगानी है। 10th क्लास की मार्कशीट के साथ में 10th क्लास का एक सर्टिफिकेट भी हमें मिलता है। अमूमन जो 10th क्लास की बोर्ड की हमें मार्कशीट मिलती है, वो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक साथ है। अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के बात ये कि इन दोनों का जवाब ये, जो 10th क्लास की मार्कशीट है वही 10th क्लास का सर्टिफिकेट है। यहां तक समझ गए। अभी ये क्यों चाहिए उसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूं, ताकि आपकी सारी क्वेरी, जितने भी दिमाग में सवाल हो रहे हैं ना, लगभग लगभग सभी के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। अगला चाहिए हायर सेकेंडरी, हायर मतलब बड़ी, यानी कुल मिला के आप ये मान लो, इतना तो आप जानते हो, 10 से बड़ा क्या है, सेकेंडरी से बड़ा हायर, यानी 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही उसमें लिखा हुआ है। आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मार्कशीट यानी अंक पत्र, ये रहा अंक पत्र, और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। फिर आपको पता है कि हमें, या तो आपने बीए किया होगा, या बीएससी किया होगा, या बीकॉम किया होगा, या बीटेक किया होगा, या जिस भी, या बीबीए किया होगा। यहां तक मेरे साथ है, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, घबराने की कतई नहीं, चाहे 4 ईयर वाला किया है, चाहे 3 ईयर वाला किया है, यहां तक मेरे साथ हो। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर में आपको पता क्यूमुलेटिव मार्कशीट आती है, लास्ट फाइनल ईयर वाले में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सबका एक साथ आता है, वो वाली मार्कशीट आपको लगानी है आपकी ग्रेजुएशन की। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपको पता है हमारी डिग्री बाद में आती है, यहाँ आपको डिग्री लगानी है। क्या लगानी है इसके साथ में? मार्कशीट, मार्कशीट प्लस डिग्री, क्या लगानी है? डिग्री। अब जिन लोगों की डिग्री अभी तक नहीं आई है, तो आरपीएससी सहूलियत देती है कि भाई आप प्रोविजनल डिग्री लगा दो। याद रखें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी करवाकर, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी करवाकर उसको अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको साइन करना है और अपलोड कर देना है। यहां तक मेरे साथ हो, ठीक। जब अपन आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे, उस दिन हमें 3-4 कैटेगरी ऐसी है जिनके लिए आरपीएससी ने यह तय किया है कि आप आकर के यहाँ व्यक्तिशः या बाय रजिस्टर्ड यानी स्पीड पोस्ट से आप यहाँ जमा करवाओगे। वो कौन कौन सी है? एक्स सर्विसमैन, ठीक, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक, स्पोर्ट्स कोटा से जो लोग हैं वो, और डीसी कैटेगरी। डीसी मतलब डिपार्टमेंटल कैटेगरी। डिपार्टमेंटल आप समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है, मंत्रालय कार्मी, जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई, जैसे सपोज कीजिए एक्साइज डिपार्टमेंट में कोई क्लरिकल है, उसके लिए एक्साइज के, पर्टिकुलरली एक्साइज की कुछ सीट रिजर्व रखी जाती है, उसे कहते हैं डीसी कैटेगरी यानी डिपार्टमेंटल कैटेगरी। इन चार को ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, आपको व्यक्तिशः या बाय रजिस्टर्ड इन स्पीड पोस्ट से जाकर के वहां सबमिट करना है। इन 4 कैटेगरी को, कौन सी कैटेगरी बताया मैंने? एक तो डीसी कैटेगरी, और एक क्या बताया? एक्स सर्विसमैन की, जिसको एक्स लिखा हुआ है। डीसी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले जो है वो, और स्पोर्ट्स पर्सन। इन 4 के लिए कहा है कि आप अभी सबमिट कर दें। तो साहब बाकी क्या करेंगे? बाकी जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो ना दोस्तों, उससे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की 2 स्पेयर कॉपी, फोटो कॉपियां, वो साथ लेकर जानी होती है, जिसका आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड समझ के नीचे कुछ नहीं करना, केवल साइन करने होते हैं आपके खुद के, जो भी साइन आपने फॉर्म में किए। ध्यान रखें, साइन आपके वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म में किए हैं, ठीक। यहां तक समझ गए? तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट,
और उसके साथ में मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन किया उसकी मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री, अगर नहीं आई है तो कौन सी प्रोविजनल डिग्री कर दें। अगर आपने है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी भी किया है तो उसमें भी उसकी मार्कशीट भी और उसकी डिग्री भी आपको लगानी है। अगर मेंशन कर दिया है तो मार्कशीट भी लगानी है, डिग्री भी लगानी है। यहां तक समझ गए। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आगे की मैं और कुछ चीजें दिखाता हूं। मेन बात यह कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ये तीन चीजें है ना दोस्तों, ये नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि 10th की मार्कशीट से ही 10th की मार्कशीट से ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे फाइनल माना जाएगा। 10th की मार्कशीट में जो है उससे डेट ऑफ बर्थ फाइनल माना जाएगा। सर आप ये क्यों कह रहे हो, अभी दिखा दूंगा मैं आपको ये सारी बातें, एक बार पूरा बता देता हूं। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि आपको पता है आरएएस का एग्जाम वही दे सकता है जो इंटरव्यू देने जाए उस दिन तक। इंटरव्यू सपोज कीजिए आपका 15 मार्च को होता है तो 14 मार्च तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाइनल होनी चाहिए। डिग्री नहीं है काम चलेगा, उसके लिए आप प्रोविजनल डिग्री दे सकते हो। वो भी नहीं आई तो आप दे सकते हो, लिख के दे सकते हो कि साहब मेरी डिग्री नहीं आई। डिग्री नहीं आई तो उसके लिए आपको आरपीएससी थोड़ा समय देती है, अभी उस पर बात करता हूं वो कैसे क्या होता है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं दोस्तों, तो ये वो दो सवालों का जवाब मिल जाएगा, कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने। अब अगला, ये हमें थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारा हो गया 10th की मार्कशीट, फिर हमारा हो गया 12th की मार्कशीट, फिर हमारा हो गया ये जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट, ये खुद आपके उसी के अंदर से लिया हुआ है, ठीक, वो लेना है। उसके साथ में आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है, साहब क्या करें। आपने जिस भी कॉलेज से लास्ट पढ़ाई की है, आपने जिस भी कॉलेज से लास्ट पढ़ाई की, आप उसके प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवा के ला सकता है कि साहब वो कैसे करेंगे, अब तो प्रिंसिपल चेंज हो गए। भाई आपकी मार्कशीट ले जाओ, उनको बता दो, सब बना देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मान लो नहीं हो तो अड़ोस पड़ोस में कोई भी गजेटेड ऑफिसर रहता हो तो आरपीएससी की साइट पे उसका भी परफॉर्मा दिया हुआ है, उस परफॉर्मा को आप डाउनलोड करें, आप डाउनलोड करें प्रिंट आउट निकालें और गजेटेड ऑफिसर से करवा लें। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात समाप्त हो गई। तो आप ये याद रखिए, एक तो 10th की मार्कशीट जरूरी है, 12th की मार्कशीट जरूरी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, कहां से बनवाना है बता दिया, कैसे बनवाना है बता दिया। अगर आप सर्विस में हैं, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको किसी सर्विस यानी जो लोग ऑलरेडी जॉब में है उन्हें किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाने की जरूरत नहीं है, अपितु वो अपना खुद के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं आपके, उन्हीं से आप लेटर हेड पर बनवा कर दे सकते हैं। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? क्या कहा मैंने, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया वो लोग अपने प्रिंसिपल से बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कॉलेज दूर है तो आसपास कोई गजेटेड ऑफिसर मिलता है, उससे आरपीएससी पे परफॉर्मा दिया हुआ, जब आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें, उसको लगा लें। अगर आप सर्विस में हैं तो आप आपके डिपार्टमेंटल हेड से लिखवा सकते हैं, कोई वो नहीं है। यहां तक मेरे साथ हो। फिर उसके बाद में दोस्तों ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, क्या है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी आप समझे, पहला ये जरूरी, दूसरा ये जरूरी, और तीसरी चीज जो जरूरी है वो है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये पूरी जिंदगी में एक बनता है। इसमें कई लोगों का कंफ्यूजन है, साहब मेरा तो 10 साल पहले का बना हुआ है। अरे तू पैदा हुआ है तब का बना हुआ है ना, यानी आप पैदा हुए हो, सॉरी मैं तू शब्द यूज कर गया, आप पैदा हुए हो तब का बना हुआ है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है। ये कंफ्यूजन दूर हो गया, पुराना है नया है क्या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अगली बात मैरिज सर्टिफिकेट, कौन सी बात हुई, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट से ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सी चीज जरूरी है, तो ये बोनाफाइड हो गया। अगली चीज जो जरूरी है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। क्या जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कहने का मतलब स्पेशली उन लोगों को जो ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, एमबीसी में है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट। इसी से आपको कैटेगरियल फायदा होगा, अदरवाइज आपको आरपीएससी कोई फायदा नहीं देगी। बात समझ गए, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो या एमबीसी में हो, आपको ये देना पड़ेगा। अब यहाँ दो सवाल चालू होते हैं कि साहब कोई कहता है मेरा 1 साल पुराना है, कोई कहता है मेरा 2 साल पुराना है। आरपीएससी ने अभी जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो आरपीएससी की साइट से मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा,
ताकि आपकी अंतरात्मा को इतनी संतुष्टि मिल जाए कि साहब अब दोबारा किसी से किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक पॉइंट को, जितने क्वेरीज थे ना सारे, इसीलिए इसीलिए भास्कर सर ने बोला आपको कि आप सारे एक साथ क्वेरीज लिख दीजिए। उन कॉमन क्वेरीज को मैंने फाइंड आउट किया, उनके आधार पर एक ब्रीफ आपके लिए बनाने की कोशिश की। तो ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी ये कब का होना चाहिए? तो आरपीएससी ने कहा है कि ये जब आप आवेदन करते हो, आपको पता है कि आपने आरएएस परीक्षा 2023, क्या बोला मैंने, ये कौन सी का इंटरव्यू हो रहा है? आरएएस 2023 का इंटरव्यू हो रहा है। इसके आवेदन आपने कब करे थे? जून जुलाई 2023 में। कब किया था इसका आवेदन? जून जुलाई 2023 में किया था या नहीं किया था आवेदन? आवेदन मतलब जब से आरपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट तय की थी, जून से जुलाई तक। तो ये जो आपके सर्टिफिकेट है ना, वो जो आवेदन की, ये जो लास्ट डेट है, आई थिंक 30 जुलाई 31 जुलाई थी, आई थिंक 30 जुलाई, जुलाई तो तय है, ये तो है। तो ये जो आवेदन की जो लास्ट डेट थी ना, इससे पूर्व का यानी पहले का होना चाहिए। इससे पूर्व का यानी कहने का मतलब अगर 30 जुलाई 2023, क्या बोला मैं, 30/7/2023 अगर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो आपका ये सर्टिफिकेट 30 जुलाई 2023 तक का होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? पकड़ ले गए? यहां तक का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एससी एसटी ये सर्टिफिकेट तो जिंदगी में एक बार बनता है, लेकिन ओबीसी में दो चीजें हैं दोस्तों, एक है क्रीमीलेयर और एक है नॉन क्रीमीलेयर। यहां तक मेरे साथ हो? ओबीसी का फायदा उसी को मिलता है जो नॉन क्रीमीलेयर है। नॉन क्रीमीलेयर, ये मंडल साहनी वाला केस पता होगा आपको, मंडल सॉरी हाँ मंडल के आयोग के बाद में जो केस हुआ इंदिरा साहनी, उसमें तय कर दिया था क्रीमीलेयर मतलब जैसे दूध में ऊपर क्रीम आ जाती है, तो क्रीम तो यार मलाईदार चीज है, तो उसको थोड़ा ना फायदा मिलेगा। जो मलाई खा रहा है उसको काहे का फायदा? यानी जो क्रीमीलेयर है, मलाई खा रहा है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट दोस्तों नॉन क्रीमीलेयर का होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, आपको पता हो कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में, क्या बोला मैं, आपको हर फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। पहले 6 महीने की वैलिडिटी थी, अब 1 साल तक की वैलिडिटी चल जाती है। 1 साल तक की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये 2023 का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो 1 अप्रैल, क्या बोला मैं, इधर लिख देता हूं, मैंने कहा वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वैलिड होता है। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? एक फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ये हर वर्ष रिन्यू होता है। यहां तक मेरे साथ हो? कहने का मतलब अगर आपका इंटरव्यू 31 मार्च से पहले हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकली जा रहा हूं, आप पकड़ लो तो ठीक है, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट, आपको होता है एससी और एसटी का तो जिंदगी में एक बार बनता है, ठीक, आपका ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, इसका सर्टिफिकेट है जहां क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर। अगली एक और बात है ना, ईडब्ल्यूएस में भी तो इनकम के आधार पर तो है नहीं, जो भी सर्टिफिकेट इनकम के आधार पर बन रहे हैं उनकी वैलिडिटी होती है दोस्तों 1 वित्तीय वर्ष। कहने का मतलब आपसे बोला था कि 30 जुलाई 2023 का सर्टिफिकेट उससे पहले का होना चाहिए। उससे पहले का कब तक के पहले का होना चाहिए दोस्तों? यानी यहां से बात समझो, 30/7/2024, क्या बोला मैं, सॉरी 2023, 30/7/2023 तक का हो। लेकिन इससे पहले का कितना पुराना हो सकता है बताओ? आप खुद सोचो, अगर टेक्निकली भी ज्यादा जाए, 1 अप्रैल 2023 को बना हुआ हो। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले बनवाया था, इससे पहले की डेट मतलब 31 मार्च 2023 को बनवाया था, वो तो नियमानुसार टेक्निकली वैलिड नहीं होगा ना अगले वित्तीय वर्ष में। टेक्निकली अगले वित्तीय वर्ष, जैसे ये वाला आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद वैलिड नहीं होगा नियमानुसार। मैं नियमानुसार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं भी प्रशासनिक सेवाओं में हूं, इसलिए टेक्निकलिटीज थोड़ी सी पता है। यहां तक मेरे साथ हो? पकड़ ले गए? इसका मतलब आपका वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का और 30 जुलाई 2023 से पहले का होना चाहिए। कहने का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने के अंदर का है तो ओके है। अब आइए आगे, मान लीजिए आपका इंटरव्यू इसके बाद होता है, हालांकि आरपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट के बारे में इसलिए टेक्निकली आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे दूर दूर तक। मैं फिर रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना ले। मान लीजिए आपका इंटरव्यू 31 मार्च के बाद होता है, तो दोस्तों तब फिर आपको अगला वित्तीय वर्ष आ गया, यानी 1 अप्रैल 2024 आ गया। क्या आ गया? 1 अप्रैल 2024। तो मेरी सलाह है आप लोग नया सर्टिफिकेट भी बनवा लें नियम अनुसार। हालांकि आरपीएससी इतना कुछ चेक नहीं करती। अगर आपके पास फटाफट आइए, जल्दी आइए, एससी एसटी का सर्टिफिकेट जिंदगी में एक बार बनता है, चलेगा, लेकिन फिर भी आरपीएससी उम्मीद करती है कि आपका सर्टिफिकेट नवीनतम होना चाहिए। नवीनतम का मतलब वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023। आपके नवीनतम का मतलब क्या है? आपके आवेदन की लास्ट तिथि कितनी थी? 30 जुलाई 2023। क्या थी?
30 जुलाई 2023, यानी ये 30 जुलाई 2023 से पहले का होना चाहिए, यानी इस तारीख तक आपने बनवा लिया हो, इस तारीख तक आपने बनवा लिया हो तो कब का होना चाहिए? मैंने कहा कि आपका कोई भी ये सर्टिफिकेट जो आय के आधार पे, इनकम के आधार पे बनता है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष, यानी वो कब से कब तक वैलिड रहेगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। कहने का मतलब आपका वो अगर मान लो इससे पुराना बना हुआ है, कहने का मतलब 31 मार्च 2023, नियमानुसार वो अगले वित्तीय वर्ष में वैलिड नहीं है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी आपका वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद लेकिन 30 जुलाई 2023 से पहले का बना हुआ हो तो उसके बाद में है, तो आप नया सर्टिफिकेट भी बनवा लें और आप दोनों सर्टिफिकेट साथ में ले जाएं। ये तो थी वो चीज जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब लास्ट बात सुनिए, आरपीएससी कहती है कि अगर आपने ये सर्टिफिकेट 30 जुलाई 2023, कहने का मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद और 30 जुलाई 2023 से पहले नहीं बनवाया है तो भी कोई बात नहीं, आप एक शपथ पत्र दे देना। क्या दे देना? शपथ पत्र दे देना। शपथ पत्र में क्या होता है दोस्तों कि आपको क्या होता है, तहसीलदार साहब के ऑफिस में जाओ या एसडीएम साहब के में जाओ, तहसीलदार साहब का भी चल जाएगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, तहसीलदार साहब का भी चल जाएगा। क्यों कि साहब हवाबाजी कर रहे हो? कि अभी दिखा दूंगा, आरपीएस ने साफ लिखा है कि तहसीलदार साहब का सर्टिफिकेट चल जाएगा। उनसे टाइप करवाओ कि साहब ये था और ये व्यक्ति 30 जुलाई 2023 या 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष में भी ये यानी 30 जुलाई 2023 तक की तारीख में या दिनांक में किस में आता था? नॉन क्रीमिलियर में आता था या ईडब्ल्यूएस वर्ग में आता था, तो आपको फायदा मिल जाएगा, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक मेरे साथ समझ गए? समझ में आ गई बात? आ गया हो? और भी मैं बता सकता था इसको डिटेल में क्या क्या प्रोविजंस है, क्योंकि मेरा इन्हीं सेवाओं से वाकिफ है, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। समझ गए? तो ये जरूरी है। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? तो क्या हुआ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे करना है वो मैंने समझा दिया। सर्विस वालों को क्या करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वो मैंने बता दिया। बोनाफाइड यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। फिर अगली चीज, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कर रखी है तो फिर वो लगाना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी फपून के बात है वो है ये एनओसी। ये एनओसी उन लोगों को लेनी पड़ती है जो ऑलरेडी जॉब में है। किसको लेनी पड़ती है एनओसी? जो ऑलरेडी जॉब में है, जो सिर्फ स्टूडेंट है, उनको इस एनओसी से कोई माथे में टेंशन नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी वो लिस्ट है जो आपके खुद के दी हुई है। ये एनओसी के लिए क्या है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि सब कब लें क्या लें। भाई जिस दिन आपका भी तो आप डेफ भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ एनओसी। यहां तक मेरे साथ हो? आरपीएससी खुद कहती है कि साक्षात्कार देने जा रहे हो उस दिन, उससे पहले, क्योंकि जिस दिन जाओगे उससे पहले तो लोगे, क्योंकि जिस दिन जा रहे हो उस दिन तो कोई सुबह लेकर के आओगे नहीं। उससे पहले का मतलब चाहे एक दिन पहले ही हो, उससे पहले आपको पता है आरपीएससी आपको एक कॉल लेटर भी जारी करेगी जो आपके पास आएगा। आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, है ना। एक लेटर टाइप का आता है कि इस दिनांक को प्रथम पारी में या द्वितीय पारी में, जो लोग ऑलरेडी दे चुके एक दो बार इंटरव्यू उनको पता होगा, ऐसे ही आता है। हम लोगों का भी ऐसे ही आया था कि प्रथम पारी में इतने बजे, प्रथम पारी आपको पता है दोपहर में 2 बजे से पहले होती है, दूसरी पारी 2:30 बजे से चालू होती है, 2-2:30 बजे से चालू होती है। यहां तक समझ के बाकायदा यहां तक लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 15 मार्च को आपका है, तो आपका 15 मार्च को इतने, दूसरी पारी में आपको इतने बजे से यहाँ उपलब्ध होना है। तो वो जब आ जाए आपका, उसको प्लस एक एप्लीकेशन वो आपको डिपार्टमेंट के एचओडी के पास देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है? डिपार्टमेंट के एचओडी के पास। उसी दिन सेम डे आपको परमिशन मिल जाती है। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसलिए इस एनओसी के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब है अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट में क्या है दोस्तों, जैसे कोई किसी और कैटेगरी से, जैसे विडो कैटेगरी से, जैसे डाइवोर्स कैटेगरी से, जैसे पहले इन दो की बात कर देते हैं, विडो और डाइवोर्स, विडो और डाइवोर्स। अगर जो विडो डाइवोर्स कैटेगरी से है तो आरपीएससी ने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 30 जुलाई 2023 में जो भी उसकी स्थिति होगी, या फिर गौर फरमाइए, आपका ये विडो सर्टिफिकेट और डाइवोर्स सर्टिफिकेट, आपका डाइवोर्स तो आपको पता है कि कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो उसको आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो विडो सर्टिफिकेट है, मैं जैसे आपके हस्बैंड का जो भी, माफी चाहता हूं अगर किसी के साथ ऐसी विडंबना हुई है, इसलिए मैं थोड़ा समझाने के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, उनका डेथ सर्टिफिकेट होगा, उससे आप किसी भी नगर निगम में जाते हैं या जहां पे नगर पालिका है वहां पे नगर पालिका बना देती है, और जहां ग्राम पंचायत हो ग्राम पंचायत बना देती है। यहां तक मेरे साथ हो? नगर पालिका नगर निगम में जाएंगे तो मुश्किल से एक दिन में बन जाता है। अभी भी नहीं बना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 फरवरी के बाद बनवा लेना, एक दिन में बन जाता है। और जिसका नहीं बने वो भास्कर साहब के पास में व्हाट्सएप नंबर कह देना, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, वहां जो भी ईओ होंगे या तहसीलदार, सॉरी ईओ होंगे या जो भी वहां पर आपके नगर निगम के डीसी साहब होंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे तो बना देते हैं, एक दिन में बन जाता है। कोई टेंशन मत लो। यहां तक मेरे साथ हो? अब आओ, मान लीजिए आप विडो डाइवोर्सी थे, लेकिन 30 जुलाई के बाद, 30 जुलाई 2023 और आज कितना हो गया,
13 जनवरी, आज कितना हो गया फटाफट बताइए, 13 जनवरी 2025, इस 1.5 साल की अवधि के बीच में आपने रीमैरिज कर ली। क्या कर ली? विडो थे तो भी मैरिज कर ली, डाइवोर्सी थे तो भी मैरिज कर ली, तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आरपीएससी कहती है कि आपका जो स्टेटस 30 जुलाई 2023 को था वही मान्य होगा। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? पकड़ ले गए। अब अगली बात आती है, जो लोग दिव्यांगजन है। किसकी बात आती है? जो लोग दिव्यांगजन है। मैं मैक्सिमम लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिव्यांगजनों को अपने इसका 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो भी एप्रोप्रिएट या डेजिग्नेटेड डॉक्टर है उसका लगाना होता है। जो भी डेजिग्नेटेड डॉक्टर है उसका कितनी दिव्यांगता का? 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना होता है। यहां तक समझ गए? अभी आपको कोई भी अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वो होता है वकील साहब करते पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड अब आप भी पॉइंट नोट कीजिए कि आपको जो भी ये सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं या मान लीजिए वहां पर भी कुछ भेजना है तो अभी कोई आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। आरपीएससी ने खुद ने कहा है कि आप जब अपन इंटरव्यू के दिन भी उनको देते हैं ना तो सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं वापस हमें रिटर्न कर देते हैं। यहां तक मेरे साथ हो? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, अपितु मतलब जब अपन आरपीएससी में जमा करवाएंगे अपितु फोटोकॉपी, उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी खुद का साइन करके भेजनी है। आरपीएससी खुद कहती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जितनी बातें मैंने बोली अभी मैं फटाफट आपको वो दिखा भी दूंगा, वो पॉइंटर्स बना के भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहां तक की बात समझ गए? अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, क्या है? आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई सपोज कीजिए, पर मुख्य रूप से ये 4 चीजें तो जरूरी है दोस्तों। पहली बात मैंने क्या कहा आपको? 10th की मार्कशीट, क्योंकि उससे आपका किसका निर्धारण होगा? डेट ऑफ बर्थ का। इसी से तय किया जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। दूसरी बात आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि आरपीएससी खुद कहती है कि अगर आपका 15 मार्च को इंटरव्यू है तो 14 मार्च तक आपके पास ग्रेजुएशन पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इंटरव्यू के एक दिन पहले तक भी नहीं है ना, कहने का मतलब इंटरव्यू की सुबह तक भी नहीं है ना, तो जब आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए तब आपके पास वो पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको इंटरव्यू के दिन तक पूरा करना जरूरी है, इसलिए चाहिए। यहां तक समझ गए? यहां तक की बात समझ गए? ये कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए बता गया? 30 जुलाई 2023 से पहले 1 अप्रैल 2023 के बाद, यानी अप्रैल मई जून जुलाई का बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना हुआ तो क्या करें? आप आपके तहसीलदार साहब के पास जाएं, उनसे टाइप करवाएं और वहां की सील मोहर लगवा के उसको ले जाएं शपथ पत्र को, ठीक, कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, और आपके तहसीलदार साहब उसके नीचे लिख देंगे कि हाँ साहब मैं ये फलाना ठिकाना इस तहसील के तहसीलदार, मैं ये कहता हूं कि ये इस कैटेगरी में इस दिन भी आते थे। यहां तक मेरे साथ समझ गए? ठीक हो गया पूरा? सारी कैटेगरी की बात हो गई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वो बात हो गई। अब मैं फटाफट आपको वो बात बता देता हूँ। लास्ट बात फिर अपन करेंगे सर्विस प्रेफरेंस की। किसकी बात करेंगे? सर्विस प्रेफरेंस की। तो सबसे पहले देख लो, आपको एक पोस्टल ऑर्डर लगाना है, कितने रुपए का? 50 रुपए का। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ उस दिन नगद राशि जमा करवा देना। अगले पॉइंट पे हो, आपको आवेदन पत्र क्या भरना है? स्वयं भरना है, ये ध्यान रखना, स्वयं भरना है। यहां तक मेरे साथ हो नहीं हो? सबसे बड़ी बात, काट छाट नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? काट छाट नहीं करनी है। और सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। यहां तक समझ गए? आगे आओ। अगली बात याद रखना, जहां जहां आपके साइन मांगे ना आरपीएससी ने, वहां वहां साइन करना जरूरी है, जहां जहां साइन मांगे, और अगर आपने नहीं किए तो ये आरपीएससी कहती है कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। वैसे आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे पास खुद के पास डिग्री नहीं थी जिस दिन मैं गया, प्रोविजनल डिग्री थी। आरपीएससी कोई टेंशन मतलब कुछ नहीं है, पर यार 10th की मार्कशीट तो होगी भाई लोगों, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, वो भी नहीं लेके जाए मार्कशीट भी, तो मतलब क्या है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये 4 बस ये बेसिक चीज है, बाकी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, बाई चांस मान लो फिर भी किसी डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो उस दिन आरपीएससी आपको एक उनके पास सेट परफॉर्मा होता है चेकलिस्ट का। उस चेकलिस्ट में मान लो एक ऐसे चेकलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें ये इधर डॉक्यूमेंट के नाम लिखे, तो ये नहीं है तो वहां टिक लगा देते हैं, और नीचे फॉर्मेट लैंग्वेज होती है कि ये 15 कार्य दिवस में, मुझे भी 15 दिन दिए थे, 15 दिन में आप जमा करें। समझ गए? तो लोड मत पाड़ो और मस्त रहो, बिंदास रहो, आराम से इंटरव्यू का फॉर्म भरो। जितने मस्त रहोगे उतना ही स्वस्थ रहोगे और रिजल्ट मस्त आएगा दबा के। और 2 फरवरी पे दिमाग लगाओ अभी तो। यहां तक मेरे साथ हो, यानी वापस फ्री देना है अपने को। यहां तक समझ गए? तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है। सच बोलूं, आरपीएससी बार बार बोलती है मेरे भाई आजा, मेरे भाई आजा, कम से कम 3 बार रिमाइंडर निकालती है आरपीएससी। इसलिए जितने प्रकार का कोई डर है ना, डेफ भरते टाइम कांप रहे हैं, धूज रहे हैं हाथ, मेरी जिंदगी, डर होना स्वाभाविक है, मुझे भी था जब मैंने भरा था, लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस हो गए कि आरपीएससी ऐसे बाहर नहीं करती। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस दिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ नहीं है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लोड मत लेना बिल्कुल भी। आ गया? अब इसने कहा सारे आवश्यक दस्तावेज क्या करने हैं आपको?
जैसे शैक्षणिक योग्यता ये सारे, या जो आयु सीमा में छूट आपको पता है जो कैटेगरी में, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, बात समझ गए, गवर्नमेंट सर्विस वाले वो 45 साल की उम्र तक दे सकते हैं। तो उस आयु सीमा की छूट का आपको क्या देना है, प्रमाण पत्र देना है। और प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, फटाफट देखो, खुद लिख रखा है आरपीएससी ने, जो मैंने कहा स्व हस्ताक्षरित सेल्फ साइन वाली फोटो कॉपी संलग्न करनी है। यहाँ तक मेरे साथ हो। फिर पासपोर्ट साइज फोटो जो शायद 100 KB में होता है, कहीं में होता है 100 KB में, इसको आप अपलोड कर देंगे। समझ गए, एक ही आवेदन पत्र भरना है, 10 नहीं भरनी है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, फोटो कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो आधार कार्ड में लगी हुई है वो जिसमें जैसे अपन आतंकवादी जैसे नजर आते हैं, ऐसी नहीं। यहाँ तक मेरे साथ हो नहीं। अब नवीनतम फोटो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, नवीनतम फोटो होनी चाहिए। यहाँ तक मेरे साथ हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो कुछ भी भर रहे हो ना दोस्तों, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना आपके पास, उसका फोटो प्रति यानी उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बार बार काम आएगा अगर कोई भी समस्या होगी। आगे बढ़ो, आगे क्या है, सारे प्रमाण पत्र मैंने बताई दिए, फटाफट रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सा। ये समझ गए ग्रेजुएशन वाला, ये समझ गए आयु वाला किससे डिसाइड होगा, 10th क्लास की मार्कशीट देता है। ये क्या हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट, और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो उस वर्ग विशेष का लाभ नहीं मिलेगा। क्या बोला इसने, नहीं मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। अगला देखो, प्रमाण पत्रों की क्या लगानी है, देखो खुद लिखा हुआ है प्रमाण पत्रों की क्या लगानी है। प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार किसके साथ संलग्न करनी है, आवेदन पत्र के साथ। क्या करनी है, फटाफट देखो क्या लिख रखा खुद आरपीएससी ने, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ये नहीं कि खुद की मार्कशीट पे नीचे साइन करके वही कर दो, बात समझे नहीं समझे। आगे शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की, वो मैंने बताई दी आपको, ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो, प्रोविजनल डिग्री, खुद किया। यानी जितनी बातें मैंने बोली ये आपको अभी हम दे देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है ना, तो वहां आपको मिल जाएगी। यहाँ तक मेरे साथ हो। मैंने जो अभी आपको कहा था कि अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है तो अंतिम वर्ष जो लास्ट ईयर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था उससे संबंधित कोई संस्था प्रधान से लिखवा ले। जिसने अभी तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वो संस्था प्रधान से लिखवा ले कि साहब अभी ये फाइनल ईयर में था, क्योंकि अभी तो डिग्री कहाँ होगी, तो आपके प्रिंसिपल से आप लिखवा करके दे सकते हैं। वो भी परफॉर्म आपको दिया हुआ है। आयु का मैंने बता ही दिया, ये सारी बातें हो ही गई। अगले पे आइए, अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में मैंने बताई दी कि आपको अगर कर्मचारी हो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले भी तो 45 तक दे सकते हैं, आम व्यक्ति कब तक दे सकता है, एक जनरल कैंडिडेट 21 से 40 साल की उम्र में, जबकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो कब तक दे सकते हैं, 45 साल। एससी एसटी आपको पता है इनको भी छूट दी हुई है, ओबीसी एमबीसी इनको जो भी छूट दी हुई है, छूट के लिए आपको वही कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, बात ही है। यहाँ तक मेरे साथ हो। अब आगे आओ, आगे चलिए। फिर अगर अगले बिंदु पे अपन बात करते हैं, अब आपकी जो एज की गणना है वो आप समझ लें, वो होगी दोस्तों, आवेदन आपने कब भरा था फटाफट बताओ, आवेदन आपकी लास्ट डेट कब थी, 30/7/2023 यानी 30 जुलाई 2023। तो आपकी एज की गणना होगी दोस्तों एक, क्योंकि उसमें आयु का भी कॉलम है ना, उस आयु के कॉलम में बाकायदा यहां तक लिखना है कितने वर्ष के हो, कितने महीने के हो और कितने दिन के हो। तो वो कैलकुलेशन कहां से करनी है आपको, 1 जनवरी से, कहने का मतलब 1/1/2024, 1/1/2024 को आपकी कैलकुलेशन कर लेना कि आप कितने साल के हो। यहां तक समझ गए, उसके हिसाब से आयु, उसके हिसाब से आपको वर्ष दिन और महीने लिखना है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे हो, आगे क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने बताई दिया कैसे करना है। अगर आप अभ्यर्थी हो तो जो भी लास्ट को इंस्टीट्यूशन बढ़े थे, अंतिम शिक्षण संस्था में, वहां से आप प्रमाण पत्र की क्या कर दो, संलग्न कर दो, उसकी फोटोकॉपी लगा के अटेस्टेड कर दो। अगर आप राज्य कर्मचारी हो, मैंने कहा था सर्विस में हो, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या चाहिए, स्थायी राज्य कर्मचारी होने का क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। जो कौन देगा, मैंने कहा था ना आपका एचओडी दे देगा। वो सारी बात यहाँ लिख दी, यानी जितनी बातें मैंने बताई, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताई दी, एससी एसटी ओबीसी जिसके भी हो वो निम्न अधिकारी द्वारा होना चाहिए, नहीं है तो भाई वो कर लो। जो मैंने कहा था आप तहसीलदार साहब से भी एफिडेविट करवा सकते हो, ये लिखा हुआ तहसीलदार साहब से भी करवा सकते हो। और आपको पता है एसडीओ साहब तो हमारे यहाँ बढ़ाते ही हैं। तो ये सारी बातें हो गई। फिर अगली बात अब है, अगर कोई महिला विवाहित है, यहाँ भी कंफ्यूजन आता है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों अगर आपने टेक्निकली नागरिकता का अधिनियम पढ़ा हो तो वहां अनुच्छेद 5 से 11 को टेक्निकली पढ़ा हो, खैर अभी वहां नहीं जाता हूं मैं, तो वहां भी साफ लिखा लॉ ऑफ सेंगुइन, संगोत्वता का नियम लगेगा। संगोत्वता का नियम मतलब, मैं वो इतना टेक्निकली जाके आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है न केवल पढ़ाने में बल्कि हर चीज को समझाने में मेरा तरीका ये कि बच्चे के दिमाग में, और ये जितने पॉइंट्स है ना वो वहीं से आरपीएससी के वहीं से लिए हुए हैं, और ये आपके लिए पॉइंट वाइज लेकर आए, आप क्रॉस चेक भी कर लेना। समझ गए। तो अगर आप विवाहित महिला भी हैं तो भी जो आपके पिताजी हैं, आपके फादर हैं, उसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, जाति प्रमाण पत्र बनेगा। यहां तक मेरे साथ हो, पिताजी के आधार पर, मैरिड हो तो भी पिताजी के आधार पे, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ऑफ सेंगुइन यानी संगोत्वता का नियम कार्य करता है। किसका नियम कार्य करता है, संगोत्वता का। और आप बताओ आपका गोत्र क्या होता है, जो वही होता है जो आपके पिताजी का होता है, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपका गोत्र वही होता है। इसलिए आपका
जो भी मैरिड है तो भी जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से जारी होना चाहिए, पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। यहां तक समझ गए। क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की सूचना देनी है। क्रीमिलियर अगर आप हो तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो मैंने बताई दिया, इंदिरा साहनी वाले केस की बात आपको बताई दी, जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट में आया था। यहां तक समझ गए। फिर ये सारी बात मैंने आपको बताई दी कि महिला कर्मचारी हो तो भी ऐसे होगा। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के लिए मैंने क्या कहा था, 40% या इससे ज्यादा वाली किससे बढ़वानी है, डॉक्टर से। किससे बढ़वानी है, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर है यानी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, उसी से बनवाना है। ये कोड वोड आप समझ ही लेंगे जो आपके। अगर आप कहीं अनुभव प्रमाण पत्र आपको पता है, वो जो एनजी कैटेगरी है ना उसके लिए जरूरी है। नॉन गजिटेड एम्प्लॉय एनजी कैटेगरी वाले अगर एनजी कोटे से किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ये अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है। और आप पता ना ये मिनिमम कितने साल का होना चाहिए अनुभव, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष का। कौन देगा भैया, आपका संस्था का एचओडी देगा। कौन देगा, संस्था के एचओडी देंगे। मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता ही दिया कि नहीं बना तो बनवा लो, ठीक। अगर आप तलाकशुदा हैं और तो भी इस संबंध में क्या करना चाहिए, प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपका विवाह राजस्थान के बाहर हुआ है तो भी टेंशन की बात नहीं, आप शपथ पत्र दे देना। क्या दे देना, शपथ पत्र दे देना। मैंने बता ही दिया शपथ पत्र कैसे बनवाना है। सेवारत, ये सारी बातें हो ही गई। तो ये सब बातें मैंने बता दी आपको। नेशनलिटी आपको पता है हमारे यहाँ एक ही है, वो है भारतीय। लेकिन आपको पता है नेपाल भूटान के लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। मेरे को तो अभी तक मिला नहीं कोई है। 2012, 13, 16, 18 इनको तो मैक्सिमम लोग मैं जानता हूँ, ठीक। आगे आ जाओ। ये आपको पता ही है, थोड़ी सी बात है कि आपको बस का या सेकंड ग्रेड टिकट का क्या मिलेगा अगर आप, पर आप क्या होने चाहिए, बेरोजगार। मेरे जैसों को नहीं मिलेगा, बेरोजगार को। किसको मिलेगा, बेरोजगार को। यहां तक मेरे साथ हो। जो मैंने आपको कहा था, देखो स्पष्ट रूप से क्या कहा, मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजनी है। अगर भेज दिया तो वापस लौटाने का दायित्व तो आयोग का नहीं होगा। समझ गए। मूल कोई ओरिजिनल कॉपी वहां नहीं भेजनी है। सारी बातें पूरी हो गई। और ये सारी बातें पूरी हो गई तो अब हम अगले मुद्दे पे जाते हैं, जो टेक्निकली अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है सर्विस की प्रायोरिटीज। क्या है, सर्विस की प्रायोरिटी। उससे पहले मैं इस काम को पूरा कर देता हूं। अगर आपने आरपीएस बढ़ना चाहते हो तो साहब उसके लिए क्या है, तो देख लो, ध्यान से सुन लो। अगर आप पुरुष हैं, क्या है, अगर आप पुरुष हैं, हाइट, इसमें मेन जो चीज है ना वो है हाइट को लेते हुए। अगर आप मैन है, अगर आप वुमेन है, अगर आप मैन है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। या आईपीएस, अगर आप आरपीएस बनना चाहते हैं तो 165 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, यानी 5 फुट 5 इंच की होनी चाहिए। और अगर महिला हो तो अप्रोक्सीमेटली 5 फीट के होनी चाहिए। वैसे ये कितना आता है अगर कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है 4 फीट 11 इंच। टेक्निकली पूरा समझा देता हूँ, इतना होना चाहिए। कौन कैलकुलेट करता है, इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सर्विस अलॉटमेंट होता है वो आरपीएससी नहीं करती है, वो करती है, वो करेगी बाद में। इंटरव्यू खत्म सब होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डीओपी वो आपको बुलवाती है मेडिकल के लिए। मेडिकल बोर्ड आपका होता है, वो बिल्कुल यूं फीता लगा के हाइट नापता है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है मेरी हाइट गलत नप गई है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं, 5 फीट 5 इंच। अब कई लोगों का ये डाउट है, बोला साहब मैंने तो पढ़ा था पुरुष है तो 168 फीट वो होनी चाहिए सेंटीमीटर। क्या होनी चाहिए, पुरुष है तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई लोगों ये भी हाइट है राजस्थान में, लेकिन वो है एसआई के एग्जाम के लिए। किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। आरपीएस और आईपीएस के लिए हाइट के पैमाने ये हैं। उम्मीद करता हूं बात ये भी समझ गए होंगे, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि अगर आरपीएस का फॉर्म भरना है तो मेरी हाइट क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट बात जो हमारी है वो ये है कि कैसे तय करें सर्विस प्रेफरेंस को, कैसे तय करें किसको, सर्विस प्रेफरेंस को कैसे तय करें। ये दोस्तों एक ही लाइन में जवाब देता हूं, ये टोटली सब्जेक्टिव है। क्या है, ये टोटली सब्जेक्टिव है, आपको कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भरनी है। बहरहाल भरनी कैसे है, क्या कैसे करनी है, उसको लेते हुए मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्विस को लेते हुए भी आपके 2 नोटिफिकेशन आए थे। कितने नोटिफिकेशन आए थे सर्विस को लेके, 2। बता देता हूं फटाफट, आपको ही दिखा देता हूं वो 2 कौन कौन से थे और फिर कैसे आपको सर्विस अलोकेशन भरनी है। ठीक है, पहले आप लोगों के लिए ये आया था, ये आ गया, दिख गया, ये है 28/6/2023, 28 जून 2023 को ये आया था। लेकिन ये एक चीज नहीं थी दोस्तों, आपके पास एसीटीओ के पद जो 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 आरपीएससी ने नोटिफिकेशन ये दिया था वो 28 जून 2023 को, उसमें एसीटीओ की पोस्ट दोस्तों 0 थी। अब एसीटीओ की पोस्ट 65 और बढ़ा दी गई है। कितनी और बढ़ा दी गई है, 65 के लगभग बढ़ा दी गई है। तो अब ये पहले पोस्ट कितनी थी, 905, अब पोस्ट कितनी है, 972। तो आपको 28 जून वाला नोटिफिकेशन नहीं देखना है, बल्कि कौन सा नोटिफिकेशन देखना है आपको, ये वाला देखना है जो यहाँ आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। अब आपको ये वाला नोटिफिकेशन देखना है दोस्तों, जो कब जारी किया गया था,
19 अक्टूबर को। कब जारी किया गया था? 19 अक्टूबर को। उसके आधार पे आप ये देख लें, जैसे मैं यहाँ थोड़ा ब्लर होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। जैसे यहाँ आरएएस लिखा हुआ है, आरएएस की कितनी सीट है टोटल बता रहा हूँ, आपकी कैटेगरी आप देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो आप ध्यान रख लें, आपको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा। कैसे काउंट किया जाएगा? एज ए जनरल। यहां तक मेरे साथ हो। 67 जिसमें जनरल की 16 है, जनरल विमेन की 5 है, इस तरह से है। अभी मैं टोटल बताता हूँ। आरएएस के बाद में क्या हो गया? आरपीएस की कितनी है? 60। फिर क्या हो गया ये? फिर क्या हो गया? अकाउंट सर्विस की 130 सीट, अच्छी खासी सेवाएं हैं। टोटल मिला के स्टेट सर्विसेज कितनी है? 491। कितनी है? 491। ये सब आपके पास होगा, आप देख सकते हो किस सेवा में कितने हैं। फिर हो गई कोऑपरेटिव सर्विस, ये स्टेट सर्विस है। कोऑपरेटिव में 2-3 सर्विस ऐसी है जो स्टेट सर्विस में भी और सबऑर्डिनेट में भी है। वहां आप टेक्निकली गलती ना करें, आगे का शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ लें, क्योंकि एक बार सर्विस अलॉट हो गई तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होता। अगर जिस चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सर्विस प्रेफरेंस वाला। अब कैसे क्या तय करना है वो मैं बता देता हूं। फिर इंडस्ट्री सर्विस, तो कैसे तय करना है, ये कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। सबसे पहले देखो आप कौन सा देखेंगे, जो फाइनल नोटिफिकेशन है 19 अक्टूबर 2023 का। कब का देखेंगे? 19 अक्टूबर 2023 का। आप सर्विसेज कैसे भरेंगे जरा वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, एक एक करके देखते हैं। देखिए सर्विसेज को आप कैसे करेंगे, आपको तो आपको ये परफॉर्मा दिया हुआ है। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है 2023 मुख्य परीक्षा के बाद में आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देंगे, यहाँ पिता का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये प्रेफरेंस देना। इधर जो आप प्रेफरेंस देंगे ना जिस नंबर पे, अमूमन सभी लोग दोस्तों, अमूमन आप सभी को पता है, सभी लोग आरएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। क्या देते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं आरएएस को। हालांकि आज तक मैंने एक एग्जाम्पल देखा है जिन्होंने आरपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। नामजद बता देता हूं, जो निवाई डीवाईएसपी लगे हुए हैं मृत्युंजय जी, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएस दी थी। दोस्तों सबकी अपनी अपनी चॉइस है और वो संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं। ठीक, तो इसलिए एक अभी तक का मेरे को एक ही एग्जाम्पल याद है जिन्होंने आरपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। अमूमन लोग आरएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं दोस्तों, और सेकंड प्रेफरेंस जो देते हैं कुछ लोग आरपीएस को देते हैं, और कुछ लोग दोस्तों आरटीएस यानी राजस्थान तहसीलदार सेवा को कुछ लोग सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ लोग थर्ड। तो अमूमन मैंने देखा ही है कि देते ही देते हैं, आजकल जो नया ट्रेंड हुआ है। तो जरा इन्हीं पे बात कर लेते हैं। आरएएस दोस्तों, जो वास्तविकता में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान प्रशासनिक सेवा, वो आरएएस ही है, जिसकी टोटल सीट आपके पास कितनी, टोटल मतलब जिसमें सारी कैटेगरी सब मिला के 67 सीट है। तो आप यहाँ इस तरह से नंबर लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आप प्रेफरेंस देंगे इधर। यहां तक समझ गए? फिर उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे लोग देते हैं वो आरटीएस को देते हैं। क्यों देते हैं वो मैं भी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। और चौथे नंबर पे जो देते हैं दोस्तों, हालांकि मैं आपको बता दूं आरटीएस सेवा सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, परंतु फिर भी ये गजेटेड ऑफिसर माना जाता है। क्या माना जाता है? गजेटेड ऑफिसर माने जाते हैं। और लोगों की प्राथमिकता क्यों आजकल दूसरे नंबर पर ही आरटीएस हो गई है, आरपीएस की जगह भी, उस पर भी मैं आपको द्वंद्व बताऊंगा। यानी हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ लोगों की आरपीएस सेकंड चॉइस होती है तो कुछ की आरटीएस क्यों होती है, यानी आरपीएस वर्सेस आरटीएस का क्या अंतर है, जिसके कारण लोगों की सेकंड चॉइस आरटीएस हो गई। और दूसरा मैं जो डिफरेंस बताऊंगा, यानी दोनों बताऊंगा, कि कुछ लोगों की थर्ड चॉइस तो कुछ नहीं, लगभग 80 to 90% की थर्ड चॉइस अगर मेन है, मेन यानी अगर पुरुष है तो उसकी तो 100% थर्ड चॉइस क्या हो चुकी है, आरटीएस। तो आरटीएस वर्सेस अकाउंट सर्विस, इसमें भी क्या हुआ है, इन पे मैं अभी बात करता हूं। तो आप थर्ड चॉइस, तो फर्स्ट चॉइस आप, वैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, जो भी आप चॉइसेस देंगे वो सारा का सारा क्या है, सब्जेक्टिव मैटर। आपको देखना पड़ेगा आपकी संतुष्टि किसमें है। और दोस्तों संतुष्टि का मतलब ये होता है कि एक रिक्शे वाला सुबह जब 100 रुपए की सवारी उसको सुबह सुबह मिल जाती है, बड़ा खुश होता है। तो एक वही करोड़पति को अगर 1 करोड़ भी उस दिन के मिल जाए तो खुश नहीं होता है। तो खुशी के पैमाने अलग अलग होते हैं। खुशी क्या होती है, जो आप आपके अंतर्मन से सोचते हैं वो वास्तविकता में आपको मिल जाए तो वही खुशी है। हो सकता है आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण खुशी हो किसी दूसरे के लिए नहीं हो, और जो दूसरे के लिए वो आपके लिए नहीं हो, इसलिए सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज है। आपको फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। आपको आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी यही है। जैसे महिलाएं हैं तो आपको पता है बाद में शादी, जैसे जिसकी शादी नहीं हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चों को भी संभालना है, बाकी चीजें भी करनी है, तो अमूमन वो आरएएस के अंदर तो खैर आती हैं, परंतु वो आरपीएस आरटीएस या फील्ड जैसी जॉब को अवॉइड करने की कोशिश करती है। अमूमन कहा मैंने, वो सबका अपना अपना वो हो सकता है, क्योंकि कई बार उनकी प्राथमिकता परिवार भी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा। अदरवाइज मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, सब बराबर है। यहां तक मेरे साथ हो। तो ये हो गया आरएस आरपीएस अकाउंट सर्विस। यहां तक मेरे साथ हो। अकाउंट सर्विस की टोटल पोस्ट कितनी है, 130। तो फर्स्ट चॉइस आप हमेशा किसको दें, मेरे अनुसार आप अगर पूछ रहे हैं तो पहला नंबर दें आप आरएस को, दूसरा नंबर दें आप आरपीएस को। अमूमन लोग आजकल दूसरा नंबर आरटीएस को भी देने लग गए, क्या के अभी जाता हूं। तीसरा नंबर आप दें आरटीएस को, अकाउंट सर्विस को, जैसा भी आप ठीक समझते हैं। और चौथा नंबर आरटीएस लोग देते हैं। पांचवें नंबर पे अगर आप आना चाहते हैं दोस्तों,
तो 5वें नंबर पे कुछ लोग दोस्तों एसीटीओ को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं 5वें नंबर पे? एसीटीओ। एसीटीओ मतलब दोस्तों ये जो कमर्शियल टैक्स, यानी आपने पढ़ा होगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे जीएसटी, जीएसटी के जो ऑफिसर्स है वो कमर्शियल टैक्स वाले हैं, तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो होता है वो एसीटीओ। अब याद रखें, एक तो कमर्शियल टैक्स में और एक एक्साइज में। स्टेट सर्विस भी है, स्टेट सर्विस मतलब राज्य सेवा का अधिकारी। सबऑर्डिनेट सर्विस, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप जीएसटी के अंदर, जीएसटी आपको पता ना, आप जिसको कमर्शियल टैक्स बोलते हैं आप, ठीक, यहाँ 2 सीट है, एक दो पोस्ट, एक स्टेट सर्विस की और एक सबऑर्डिनेट की। स्टेट सर्विस वाले को दोस्तों एसीटीओ साहब कहते हैं और सबऑर्डिनेट सर्विस वाले को जेसीटीओ साहब कहते हैं। तो दोनों का अंतर आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, एसीटीओ साहब और जेसीटीओ साहब। तो भरते टाइम गलती ना कर दे कि फटाफट देखा अरे कमर्शियल टैक्स सर्विस, अभी मैं आगे भी दिखाता हूं। तो एक शब्द पे आप जरूर फोकस करें, वो शब्द स्पष्ट रूप से आरपीएससी ने लिख रखा है, वहां लिखा हुआ साफ साफ सबऑर्डिनेट, उसको भरते टाइम आप देखिए। तो पहले आप स्टेट सर्विस को करने की कोशिश करें। अमूमन लोग जो सबऑर्डिनेट सर्विस देते हैं दोस्तों वो आरटीएस को ही पहले रख लेते हैं, मतलब कोई दूसरे नंबर पे रख लेता है, तीसरे नंबर पे तो अमूमन आजकल मैं सबका देखने लग गया, हो गया चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे कुछ लोग दोस्तों। तो फटाफट अगर मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूं, कुछ लोग दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, आइए, तो मैंने क्या कहा, पहले आप किसको भरेंगे आरएएस, एक्चुअली में आरएएस दोस्तों यही है। दूसरा आप किसको भरेंगे आरपीएस। अगर महिलाएं हैं उनको सुकून जी, क्योंकि दोस्तों आरपीएस की ट्रेनिंग से ही आप बिजी हो जाएंगे। और आपको पता है जो आरएएस में नहीं है, मैं कई नामजद, क्योंकि अब नाम लेना उचित नहीं है, तो आरपीएस के अंदर वो करते हैं, ठीक है, तो आरपीएस है फिर भी आरएस के लिए कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं भी आपको बताना चाहता हूं। करते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं, यहां तक समझे या नहीं समझे, लेकिन आरपीएस की ट्रेनिंग कंपैरेटिवली जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें सबसे टफ ट्रेनिंग आरपीएस की होती है। यहां तक मेरे साथ, यानी कोई समय नहीं मिलेगा आपको, सुबह 5 बजे उठना है, जल्दी उठना है, परेड करनी है, सारे काम करने हैं, समझे। ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक आप समझ गए, जैसे खैर सेना जैसी ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। फिर तीसरे नंबर पे लोग अमूमन किसको देने लग गए आरटीएस को, कुछ किसको देता है अकाउंट सर्विस को। आप चौथे नंबर पे, जिसने आरटीएस तीसरे पे दे दिया, चौथे नंबर पे किसको देगा अकाउंट सर्विस को। और जिसने तीसरे नंबर पे अकाउंट सर्विस दिया वो चौथे नंबर पे किसको देगा आरटीएस को। फिर 5वें नंबर पे आप किसको देंगे एसीटीओ। एसीटीओ मतलब कमर्शियल टैक्स सर्विस। ये भी याद रखें, 2 टाइप की है, स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस। सबऑर्डिनेट को बाद में देंगे, आप स्टेट को देंगे, ये आप सावधानी ध्यान रखें। छठे नंबर पे जो आप देंगे दोस्तों, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, वो है दोस्तों डीटीओ। डीटीओ मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस। कौन सी सर्विस देंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी। क्या होता है जिला परिवहन अधिकारी। अच्छी खासी चीज है दोस्तों, वही बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती है, बाकी सब काम, क्योंकि अमूमन तो देखो हम आपको घर की बात बता दूं कि आप ये सब काम कर रहे हैं बत्ती वाली गाड़ी के लिए। कौन सी गाड़ी के लिए बत्ती वाली गाड़ी के लिए। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के 2016-17 के ऑर्डर के बाद बत्ती वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ बत्ती वाली गाड़ी मिलती है फील्ड ऑफिसर्स को। किसको मिलती है फटाफट बताओ बत्ती वाली गाड़ी फील्ड ऑफिसर को। वो कौन कौन से हैं गुरुजी आप ही बता दो, ताकि मैं आपके आंखों के पर्दे खोल दूं। आरएस को मिलती है, आरपी, और आरएस को भी तब जबकि वो फील्ड में ऑफिसर होते हैं, एसडीओ हैं, एडीएम हैं, वो है। स्पष्ट रूप से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ फील्ड ऑफिसर को दी जाएगी क्या बत्ती, क्योंकि सारा जलवा तो इसी का है, जलवा तेरा जलवा है ना, ठीक। फिर आरटीएस को मिलती है अगर वो तहसीलदार लगे हुए हैं, लेकिन अगर वही सब रजिस्ट्रार लगे हुए हैं तो बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलती, इवन गाड़ी भी नहीं मिलती उस समय। तो यहां तक मेरे साथ हो या नहीं। फिर अकाउंट सर्विस में कोई बत्ती नहीं, एसीटीओ में कोई बत्ती नहीं, लेकिन जब एसीटीओ साहब भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तब अमूमन मैंने देखा, बाकी मुझे है डीटीओ साहब को दोस्तों बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। इसलिए इस नौकरी का भी, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो कितनी भी बातें कर ले, अमूमन 2 ही चीजों के लिए, बत्ती और जिसको आप अगले शब्दों में क्या कहते हो पावर। क्या कहते हो पावर। डॉक्टर जयकाल शक्तिमान वाले है ना, ठीक भाई। गुरुदेवो हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं, 7-8 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए, ये शब्द एक भ्रम है। क्या ये भ्रम है। और वैसे भी यार अपन लोक सेवक हैं, क्या है अपन लोक सेवक। सेवा करने की इच्छा से अगर इधर आ रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूं बहुत मजा आएगा। और अगर इस प्रकार के कोई भ्रम सुन के आए ना तो 1-2 साल में दूर हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ हो, ठीक समझ गए बात को, क्योंकि बढ़िया है ना, आज ही सच्चाई बता दूं आपको, समझे, ताकि याद रहे यार वो एक आदमी आया था वो सच बोल रहा था, बात समझे। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे, वो सिर्फ भ्रम है आपको बताने के लिए, ठीक। और वास्तविकता में दोस्तों ऐसा होना भी क्यों चाहिए यार। अरे भाई लोकतंत्र में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में सब बराबर होने चाहिए। फिर क्यों पढ़ते हो आर्टिकल 14, ये बताओ, समानता का सिद्धांत, ठीक। वैसे पूर्ण रूप से लागू कर दी जाए तो कोई इतना हार्ड कपाने वाली मेहनत करी नहीं। अरे हाँ आरएस और आईएएस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सारी मेहनत बताऊं ईमानदार बताओ इन 2 चीजों के लिए हो रही नहीं हो रही, पावर बत्ती, और ये होगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा। यहां तक समझी भाई, मत करो ऐसा, बाकी मानना नहीं मानना तुम्हारी यार। 6 तक हो गया। 7वां मैं भरूंगा दोस्तों। 7वां अमूमन लोग भरते हैं
डीटी हो गया, एसीटी हो गया। अब देखिए, अब यहां से और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कुछ चालू होते हैं। कुछ लोगों की ये हो गया, मैंने क्या बताया आपको, ठीक, क्या क्या बता दिया, आरएएस हो गया, आरपीएस हो गया, अकाउंट सर्विस हो गया, ठीक। अब यहां बचा कोऑपरेटिव सर्विस। कोऑपरेटिव में भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कमर्शियल टैक्स में, कमर्शियल टैक्स में मैंने आपको दो प्रकार की बताई, स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस। ऐसे कोऑपरेटिव में भी स्टेट सर्विस भी होती है, जिसमें क्या बनता है, एआर, क्या बनता है, एआर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक। और सबऑर्डिनेट सर्विस भी होती है। तो इसमें भी आप अंतर याद रखें कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है या एआर है, तो ये बढ़ते टाइम आप ध्यान रखें विशेष रूप से। फिर हो गया, वैसे आपके जो अरेंज किया हो उसमें स्टेट सर्विस पहले और सबऑर्डिनेट सर्विस बाद में, तो ज्यादा टेंशन पाड़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये जेल सर्विस हो गई, ये एम्प्लॉयमेंट सर्विस हो गई। अब बाकी में अंतर क्या है वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। ये हो गया कमर्शियल टैक्स सर्विस, एसीटीओ साहब की मैंने बात बताई थी। फिर ये हो गया इंडस्ट्रीज वाली, इंडस्ट्री से बढ़ता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, यहां तक मेरे साथ हो, जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी। ये हो गया फूड एंड सिविल सप्लाई। अब दोस्तों कुछ लोगों की जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ लोगों की जो छठी या सातवीं चॉइस होती है वो होती है डीएसओ। क्या होता है, डीएसओ। इसका मतलब है जिला उद्योग जिला 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 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, बात समझे। यह है डीटीओ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्ट है ना दोस्तों, वो आपकी सर्विसेज में एक तो ये है, एक जिला उद्योग अधिकारी की है, एक डीएसओ की है। अमूमन डीटीओ डीएसओ लोग बनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिला स्तर की सीट है, ठीक, बात समझे। और फिर इनको क्या मिलती है, बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है जब ये फील्ड में होते हैं, बात समझ गए। और सारा तामझाम जो हो रहा है वो किसके लिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बस ये बत्ती पावर, बत्ती पावर, बस यही नशा है, बस इसी के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, है ना, बात समझे नहीं समझे। ये बात अलग है, कितना बचेगा वो बात की बात है, यहां तक मेरे साथ हुए नहीं। और वैसे मत रखो यार, करबद्ध निवेदन मत रखो, ये दो, है ना, ठीक। डीएसओ, बाकी आपके मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। हो गया डीएसओ। अब अगले पे आइए, अगले के बाद में मान लीजिए अब आपको आगे करना है, तो इसको देखिए यहां अगला पॉइंट ये मैं आपको बता दिया, ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिससे क्या बनते हैं, डीटीओ, क्या बनता है, डीटीओ। चूंकि इनकी सीट्स कम है, डीएसओ डीटीओ की सीट कम है, इसलिए एक बार भर तो देना ताकि मन में कोई पछतावा नहीं रहे कि ये भर देते तो बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती। अगला दोस्तों वो है सीडीपीओ। कौन सी सीट है, सीडीपीओ। अमूमन महिलाएं इस सीट को ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड, आंगनबाड़ी के ऊपर जो मेन हेड रहेंगे वो आप ही रहेंगे उस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक लेवल की पोस्ट है ये भी सीडीपीओ, इसलिए लोग सीडीपीओ मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है, ठीक, यहां तक समझ गए। फिर अगला क्या है, लेबर। लेबर में भी दो टाइप के दोस्तों, ध्यान रखना, एक स्टेट सर्विस है, एक सबऑर्डिनेट सर्विस है। आप स्टेट को पहले दें। मेरा ये है तहसीलदार सेवा के अलावा बाकी अमूमन आप बाकी पहले स्टेट सर्विस भरे, बाद में सबऑर्डिनेट सर्विस भरे, यहां तक समझ गए। तो फिर आप उसको प्रेफरेंस दे दे। सात तक दे दिए थे पढ़ने, अब अपने को कौन सा देना है, कहां तक दे चुके थे अपन, प्रेफरेंस 7 तक दे चुके थे, अब अपने को 8वीं प्रेफरेंस देनी है। कौन सी प्रेफरेंस देनी है, 8वीं। तो 8वीं प्रेफरेंस आप किसको दें, सीडीपीओ को। किसको दें, सीडीपीओ को। बाकी मैंने पहले कह दिया सब्जेक्टिव मैटर है, आप देखिए खुद, और अभी मैं दोनों के अंदर अंतर भी बता दूंगा आपको कि लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। हो गया सीडीपीओ। अब अगले पे आइए, अगला जो आप देखेंगे वो क्या मिल रहा है आपको, जैसे माइनॉरिटी सर्विस मिल गई। कौन सी सर्विस मिल गई, माइनॉरिटी। उसके बाद से देखो दोस्तों सबऑर्डिनेट सर्विसेज चालू हो गई। कौन सी चालू हो गई, सबऑर्डिनेट सर्विसेज। यहां तक मेरे साथ हो। तो लेबर वाला भी अच्छी सीट होती है कि जब भी किसी फैक्ट्री में आप जाके खड़े हो जाते हो तो पसीने आ जाते हैं फैक्ट्री वाले को, है ना, क्योंकि जब तक बत्ती और पावर की बात नहीं करूंगा तब तक मजा नहीं आएगा कौन सी सीट बढ़नी है, क्योंकि मुद्दे की बात तो वही है, उसी के लिए 3-4 साल आदमी दिन रात मेहनत करता है, बत्ती पावर, बत्ती पावर। तो बत्ती पावर का बताता हूं कौन सी नौकरी मिलेगी दोस्तों, आरएएस में मिलेगी। पहली बात तो ध्यान रख लो, सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑफिसर हो तो ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ठीक। तो पहला आरएएस, फिर आरपीएस, फिर तहसीलदार, डीएसओ, डीटीओ, और बाकी किसी को भी अब बत्ती नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें आप। यहां तक मेरे साथ हो। और एक्साइज में तो भी मिल सकती है, क्योंकि जब आप इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जाते हैं। उसके अलावा बाकी और किसी सर्विस, अकाउंट ऑफिसर है बत्ती नहीं मिलेगी, है एसीटीओ जेसीटीओ है बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, आप दिमाग में ये याद रख लें, ठीक। अब ये हो गई एक्साइज सर्विस। कौन सी सर्विस है, एक्साइज सर्विस। एक्साइज सर्विस भी दोस्तों दो टाइप की है, इसमें भी दो मिलेंगे, स्टेट सर्विस भी मिलेगी और सबऑर्डिनेट सर्विस भी मिलेगी। तो ध्यान रखें आपको स्टेट सर्विस पहले भरना है और सबऑर्डिनेट सर्विस बाद में भरना है। अब आगे आइए, अब यहां से सबऑर्डिनेट सर्विस से चालू हो गई, उसमें जो आपकी इच्छा हो, बस 4 चीज याद रखें। तहसीलदार तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके, आप पहले भरें एक्साइज। अमूमन लोग एक्साइज इंस्पेक्टर पहले भरते हैं, एक्साइज की सबऑर्डिनेट सर्विसेज को लोग पहले भरते हैं, यहां तक मेरे साथ हो। उसके बाद में आप भरें दोस्तों
एक्साइज के बाद में लोग जिसे भरते हैं वो है जेसीटीओ। जेसीटीओ मतलब कमर्शियल टैक्स वाला, ये आगे कमर्शियल टैक्स। मैं सबऑर्डिनेट के रैंक में बताता हूँ, सबऑर्डिनेट में आपको कैसे नंबरिंग देनी है। सपोज कीजिए स्टेट सर्विसेज के आप सारी नंबरिंग दे चुके हो और वो नंबरिंग आपकी पूरी हो गई। सपोज कीजिए कहां तक आ गई ये नंबरिंग अपनी, 15 तक। आप 15 तक की नंबरिंग और तहसीलदार भी दे चुके, तो आपकी कितनी नंबरिंग पूरी हो चुकी है, 16। अब 17वीं नंबरिंग जो देनी है वो आप दें यहां से, क्योंकि मैंने 8 तक की तो आपको बता दी और बाकी जो 9 तक तो आपको मैंने बता दी, बाकी जो 6 हैं वो आप आपके हिसाब से देखिए। जैसे जेल सर्विस, किसी को अच्छा लगता है कि साहब मैं कैदियों को जाके सुधारूंगा, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है कि साहब मैं देखूं यार ये गलत क्यों बना, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हालात भी किसी व्यक्ति को गलत बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा आदमी की गलती नहीं होती है, हालात भी किसी व्यक्ति को गलत बनाते हैं कि यार मैं उसकी मदद करूंगा। धरती पे सब प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोग भी जिन्होंने किसी से बिना कुछ लिए भी लोगों की मदद करी है। तो इसलिए ये मत समझना सर क्या प्रवचन पेल रहे हो, तो वो लोगों की इच्छा होती है, उसके अनुरूप आप तय करें। यहां तक समझ गए। लेकिन अब सबऑर्डिनेट में जो सीक्वेंस है ना, वो पहले मैं जरूरी जो है वो बताता हूं। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर लोगों की पहले होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ वर्दी भी आपको मिलेगी, वर्दी खाकी वर्दी मिलती है इसको भी। फिर लोगों की अगली चॉइस जो होती है वो जेसीटीओ होती है। यहां तक समझ गए, क्योंकि मैं आपको उसके साथ बता, जेसीटीओ मतलब आप अगर कहीं पे जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं और आप कहीं भी किसी दुकानदार के व्यापारी के जाते हैं, तो यार वो आपको चेयर ऑफर करता है। करोड़पति व्यापारी भी एक बार सोचता है कि यार साहब आ गए, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा इन सबका प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सबऑर्डिनेट, क्योंकि एक बार आपके साथ गड़बड़ हो गई ना, तो फिर दोबारा चेंज करने का कोई मौका इस आरएस 2023 में तो नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सावधानी जो चीज करनी है वो यही करनी है, समझ गए। कमर्शियल टैक्स हो गया। उसके बाद में जो अगली चीज जो लोग देते हैं दोस्तों, वो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की देते हैं। क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। और आपके क्या लिखा हुआ है, ये देखो जो भी सबऑर्डिनेट है ना, देखो सब में सबऑर्डिनेट 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 लिखा हुआ, लेकिन तहसीलदार में सबऑर्डिनेट नहीं, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर होता है। तो ये वाला जो 25 नंबर का है वो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, जिसको आप 19वां नंबर दें। मैं फिर रिपीट करूंगा, पहले स्टेट सर्विस दे दें, उसके बाद में फिर आप ये दें। सिर्फ तहसीलदार को छोड़ के बाकी किसी को भी आप सबऑर्डिनेट सर्विस वाले को पहले नहीं रखें, ठीक। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी आरएस आरपीएस के अलावा तहसीलदार में भी आ जाता है, वो भी तहसीलदार भी अमूमन देते हैं एग्जाम, है ना, आरएस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि तहसीलदार से आरएस बनने में दोस्तों अमूमन 8 से 10 साल का टाइम तो लगता ही लगता है। कितने का टाइम लगता है? 8 से 10 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो वो 8 साल को बचाने के लिए एग्जाम देते हैं। एक दो बार तो कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दो बार के बाद में 8 साल वैसे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो, पकड़ ले गए सारी बात, कैसे कैसे सीक्वेंस देना है, समझ गए। और इसमें सबऑर्डिनेट सर्विस में सीक्वेंस क्या देना है वो समझ गए। सबसे पहले क्या क्या देना है आपको, एक्साइज इंस्पेक्टर वाला देना है, यानी एक्साइज वाला जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज का है वो देना है। फिर कमर्शियल टैक्स की सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो ये रहा 23 नंबर वाला, वो देना है। फिर आपको क्या देना है, ये जो एनफोर्समेंट, इसको क्या क्या कहते हैं टेक्निकली, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, जो फूड एंड सिविल सप्लाई का कौन सा सबऑर्डिनेट सर्विस है वो देना है। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप इन सर्विसेज का प्रेफरेंस भर सकते हैं। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो, फिर यहां तक समझ गए। फिर आप चाहो तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला दे सकते हो। अब आपको कुछ जगह टेक्निकली लिखा हुआ मिलता है एसए और एनएसए। ऐसे मतलब दोस्तों होता है शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया जो इधर देखते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन वालों को जो पहले टीएसपी नॉन टीएसपी बोलते थे इनको, ट्राइबल सब प्लान एरिया, बात समझे। तो उस वाले को इसलिए आपको कई जगह ये मिलता है। दोस्तों ये जो ऐसे वाली सीट है ना, वो सिर्फ टीएसपी वालों के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से हैं तो वो होगा, तो आपको वो रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगी, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा इस वाले एरिया से आप हैं तो आपको वो फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं इस तरह से आप करेंगे तो आपके सारा सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश करूं तो मैंने आपको पहले तो ये सीक्वेंस बताया सर्विसेज का, पहले आप आरएस बढ़ लें फिर आरपीएस बढ़ लें। कुछ लोगों को मैंने कहा ये अभी मैं डिबेट बताता हूं आरपीएस और आरटीएस का भी, फिर मैं अगला डिबेट आप लोगों को बताता हूं कौन सा, कि कुछ लोग अकाउंट सर्विसेज में थे आरटीएस में चले गए, आरटीएस में थे अकाउंट सर्विसेज में आ गए, ये क्या डिबेट है। बाकी तो सीक्वेंस वही चलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का, ठीक, डीटीओ का हो गया, ठीक, और फिर उसके बाद में डीएसओ हो गया, सीडीपी हो गया, फिर उसके बाद में आप जो भरें वो मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टेट सर्विस पहले भर लें और फिर उसके बाद में कौन सी सर्विस भरें, सबऑर्डिनेट सर्विस में जो आप लिंक याद रखेंगे, पहले आप कौन सा करेंगे, फूड एंड सिविल सप्लाई, फूड एंड सिविल सप्लाई सबऑर्डिनेट वाला कर दें, सॉरी फूड एंड सिविल सप्लाई नहीं, एक्साइज वाला जो सबऑर्डिनेट है वो कर दें। एक्साइज सबऑर्डिनेट से क्या बनोगे आप, एक्साइज इंस्पेक्टर। सबऑर्डिनेट वाले में जितनी भी सर्विसेज है वहां इंस्पेक्टर बनोगे आप, चाहे कमर्शियल टैक्स में हो तो भी टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, एक्साइज में हो तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे, फूड एंड सिविल सप्लाई में हो तो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर बनोगे, प्रवर्तन अधिकारी जिसे कहते हैं, निरीक्षक, प्रवर्तन निरीक्षक। और तीसरा जो आप भरें तो ये हो गया एक्साइज, ये हो गया वो, और तीसरा जो आप भरें वो भरें जेसीटीओ। ये भी आपकी हुआ है, जेसीटीओ को पहले रखते हैं या उसको बाद में रखते हैं। इन तीन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबऑर्डिनेट सर्विसेज में भी इनका जनता से या फिर जैसे कहूं कि एक रुतबा बना रहता है, क्योंकि बात तो वही ना, बत्ती पावर रुतबा, इन तीन का ही काम चल रहा है मेन चीज। तो उसी के आधार में आपको बिल्कुल व्यवहारिक रहते हुए सारी बात बता देता हूं। इस तरह से आप भरेंगे चीजें हो जाएंगी। अब एक डिबेट चल रहा था कि साहब आरएस और आरटीएस, आरएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आरपीएस और आरटीएस में मैंने 3-4 डिबेट आपको बताए।
पहला डिबेट क्या बताया, आरएएस और आरपीएस का। एक एग्जांपल भी बताया मृत्युंजय जी, उन्होंने आरपीएस को पहले रखा और आरएएस को बाद में रखा। अमूमन लोग आरपीएस को सेकंड ही रखते हैं। अब बात होती है सेकंड नंबर पे, उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो लोग सेकंड नंबर पे आरपीएस नहीं बल्कि क्या रखते हैं, आरटीएस रखते हैं। इसका भी एग्जांपल दे देता हूं, रखा ही नहीं, आरपीएस बनने के बाद में छोड़कर के वापस आरटीएस में आ गए। जो सांगनेर तहसीलदार साहब हैं, सांगनेर कार्तिकेय लाटा जी, वो आरपीएस बन गए थे, आरपीएस की ट्रेनिंग भी करी और वापस से आगे आरटीएस में। आप सोचोगे साहब ये कैसे होता है? दोस्तों जब भी आप पुरानी सर्विस में होते हो, जैसे लाटा साहब का आरटीएस के अंदर प्रोबेशन पूरा हो गया था, तो आपको वहां समय मिलता है 2 साल का। अगर आप 2 साल से पहले उसी सर्विस में वापस लौटने का, आपको इसको कहते हैं लियन, क्या कहते हैं, लियन, क्या कहते हैं, लियन, यानी स्वत्व अधिकार, आपका अधिकार होता है उस पद पे, पदाधिकार होता है कि आप वापस उस नौकरी में लौट सकते हो, इसलिए वापस लौटिए आरटीएस के अंदर। यहां तक समझे, आरपीएस में थे, आरटीएस में आ गए। सत्यपाल खत्री जी 2010 बैच में आरटीएस थे, 13 के अंदर वापस से वो आरपीएस थे, आरपीएस पुलिस सेवा में थे, इधर वापस आ गए। यहां तक मेरे साथ हो, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ है। महावीर सिंह जोधा जी, उनकी आरपीएस चॉइस ही नहीं थी, हमारे वाले बैच के अंदर वो 76 रैंक पे होने के बावजूद इधर की तरफ आए थे। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? तो बात समझे, तो ये भी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि पुलिस की नौकरी में अमूमन, जैसा मैंने माना कि पहली बात तो ये कि आपके पास विविधता नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? जॉब में विविधता। पूरी जिंदगी पुलिस 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 ये वाला काम आपको करना है। अगर आपको विविधता चाहिए तो इसलिए लोगों को पता है, पहली सबसे बड़ी चीज तो है कि आप एकमात्र सर्विस जो ऐसी है जो आपको वापस से आरएस बनने का मौका देती है बिना एग्जाम दिए। थोड़ा समय तो लेती है, कितना समय लेती है? 8 से 10 साल का, वो है आरटीएस। आरटीएस से आप बाद में आरएएस में प्रमोट हो सकते हो, यानी प्रमोशन हो जाता है 8 से 10 साल में। पुलिस सेवा से ऐसा कोई प्रमोशन नहीं होता है। वो कारण भी समझ लो जिसकी वजह से लोगों की सेकंड चॉइस ही हो गई है, क्योंकि आरएएस बनने का मौका रहता है। आरपीएस की नौकरी में विविधता नहीं है, पूरी जिंदगी एक जैसी नौकरी। सबसे बड़ी बात, जितनी भी नौकरियां आपकी यहाँ है उनमें सबसे टफ जॉब जो है 24 आवर्स, अगर आप फील्ड में है तो गश्त भी करनी होती है, बाकी और प्रोटोकॉल में भी ड्यूटी लगती है। इसलिए जिन लोगों को थोड़ी सहूलियत चाहिए वो आरटीएस को सेकंड रखते हैं। यहाँ तक कुछ ऑप्शन ऐसे भी जो आरटीएस से आरपीएस में गए, महावीर शर्मा जी गए आरटीएस से आरपीएस में गए। यहां तक मेरे साथ हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन भी हैं जो आरटीएस से आरपीएस में भी गए। ये सब्जेक्टिव मैटर है टोटल, मैंने एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करी। बात ये कि आरटीएस की नौकरी का इतना जलवा क्यों हो गया, अब बात सिर्फ पूरी आती है। सबसे बड़ी बात जो इस जलवे की है वो बत्ती वाली गाड़ी। क्या है ये जलवा मेन चीज क्या है? और सबसे बड़ा जलवा किसके साथ कंपैरिजन चल रहा है? अकाउंट सर्विस से। किससे चल रहा है? अकाउंट सर्विस से। तो ये जलवे की मेन बात क्या है कि एक तो इसमें बत्ती वाली गाड़ी मिलती है अगर आप तहसीलदार साहब है तो। अगली बात, रुतबा इतना है कि अगर आप कभी ग्राम चौपाल में चले गए तो भाई आपको पता ही है, फिर तो आप समझे। तो मेन चीज ये है, क्योंकि एक आम आदमी को उसकी जिंदगी में, चाहे वो किसान हो, चाहे गिरदावरी करवानी है, चाहे जमीन का क्या बोलते हैं सीमा ज्ञान करवाना है, चाहे मतलब किसान से रिलेटेड अमूमन मुद्दों में वो किसान का 90% 98% काम तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के लेवल पे पूरा हो जाता है। इसलिए अगली बात क्या है, डायरेक्ट जनता से कांटेक्ट है। कुछ लोगों को वास्तव में दोस्तों लोगों की मदद करने में मजा आता है, और आपके जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसमें किसका रोल होता है? टीडीआर साहब, तहसीलदार साहब का रोल होता है। इसलिए तहसीलदार साहब का रोल, और कई बार तो होता है दोस्तों कि आप किसी की जिंदगी भी तय कर देते हो। एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल तो मेरे पड़ोस में, एक एग्जाम्पल तो मैंने पड़ोस में देखा, और 2-3 एग्जाम्पल जब नहीं था तब भी देखा था, जब सर्विसेज में नहीं था। सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से उस इंसान की जिंदगी बदल गई। यहां तक बात समझे। और ये मौका मिलता है आपको, उस दिन इतना सुकून मिलता है, घर जाके सोते हैं तब कि यार आज वास्तव में मैं अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं बनाता तो शायद उसकी जिंदगी अटक जाती है। तहसीलदार एसडीएम सेवा के अंदर आपको मिलता है। इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में रहेंगे, लोगों की भलाई का भी। ऐसा नहीं है कि अकाउंट सर्विस या बाकी चीजों में आप जनता की भलाई नहीं कर सकते, वहां भी कर सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली यहां ज्यादा मौका मिलता है। बात समझ गए, अंतर समझ गए कि पहली बात तो 5-6 सर्विस है जिसमें बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, आरएस में, आरपीएस में, तहसीलदार में। बात समझे नहीं समझे? लेकिन तहसीलदारी का एक माइनस पॉइंट भी सुन लो है। अच्छा, बत्ती डीएसओ में, एक्साइज में आप हैं तब उस समय, और जब एसीटीओ में आप इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं तब हो सकता है वो बात। ये बात समझे नहीं? बाकी किसी सर्विस में लगभग आपको बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलती है। तो आप समझ गए, 99% कोशिश तो बत्ती वाली गाड़ी के लिए की है, सारे एग्जाम के लिए। बात समझ गए। और जो नहीं आ पाते वापस से कोशिश करते हैं, अगली बार एग्जाम देते हैं। तो भाई आप ये चूज कर लेना कि कौन सी नौकरी में आपको टाइम मिल सकता है। टाइम आपको, मैं आपको बता दूं, आरपीएस में कोई टाइम नहीं मिलेगा। तहसीलदार आप फील्ड में हो तो कोई टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए कई खांचे की जगह भी होती है, तो वो नॉन फील्ड पोस्टिंग पे आ जाते हैं, तो वहां थोड़ा सुकून से आराम रहता है। यहां तक समझे या नहीं समझे? अगर
तो इसलिए जेल सर्विस में आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का वापस से। तो आपको पता है आरएस और आरपीएस, कई बार तहसीलदार में भी लोग खुश रहते हैं, ठीक, बाकी मैंने इन 3-4 अकाउंट सर्विस में लोग खुश हो जाते हैं, ये 4-5-6 सर्विस छोड़ दूं तो बाकी मैंने देखा लोग अमूमन कोशिश करते हैं। और ये आरएस के अलावा तो बाकी जितने भी सर्विस वाले हैं वो भी यार एक बार तो कोशिश करते हैं, मैंने आरपीएस को भी आरएस के लिए कोशिश करते देखा है। यहां तक समझ गए? तो इस आधार पर आपको सारे निर्णय लेने हैं। और अगर आप वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिसके पास, क्योंकि कुछ लोगों को वास्तव में मदद का भी जज्बा और जुनून होता है, क्योंकि हम ही में से वो लोग होते हैं, इसलिए भी वो तहसीलदार सेवा को चूज कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको ब्रीफ में ये सारी बातें बताई, कैसे आप प्रेफरेंस देंगे, किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आरएस के अलावा बाकी सबको एग्जाम दोबारा देना है। आरपीएस और आरटीएस अगर आप फील्ड में, तो आपको कोई मौका नहीं रहेगा वापस से तैयारी करने का, इसलिए लोग उन सब सर्विसेज को चूज करते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अब अपन एक एक की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको एक साथ एड्रेस करेंगे, ये आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से ये सारी चीजें आप ले लेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जितना मैं जानता था, मेरा अल्प ज्ञान था, उसके आधार पर मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अंततः आप वही निर्णय लें जो आपको आत्मिक संतुष्टि देता हो। थैंक यू सो मच।